एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। इस वक्त पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ उठापटक हो रही है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी टीएमसी को जितना बचाने की कोशिश कर रही है, टीएमसी में बगावत उतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले टीएमसी के 58 विधायक नाराज थे, बाकी विधायकों ने अलग कैंप बना लिया। स्पीकर ने मान्यता भी दे दी। बागी कैंप के ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया गया और फिर बगावत ममता बनर्जी के कोर टीम में हो गई। ममता बनर्जी के 28 में से 19 लोकसभा सांसदों ने बगावती बिगुल फूंक दिया और ये बगावत और तेज होती जा रही है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बागी गुट के लीडर ऋतुव्रत बनर्जी ने बड़ा दावा किया। टीएमसी के 6 और विधायक बागी कैंप के साथ चले गए। अब बागी कैंप के विधायकों की संख्या 58 से बढ़कर 64 हो चुकी है। बगावत केवल ममता बनर्जी के विधायक नहीं, बल्कि ममता बनर्जी के सांसद भी बागी हो गए हैं। कल शुभेंदु अधिकारी के साथ टीएमसी के 3 और बागी सांसदों की बैठक हुई। यह बैठक भूपेंद्र यादव के घर पर हुई, जहां पहले भी 8 जून को शुभेंदु अधिकारी ने बैठक की थी। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद हैं, 28 में से 19 सांसद बागी हो गए हैं। तो वहीं राज्यसभा में भी ममता बनर्जी के खिलाफ बगावती सुर उठने लगे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिनमें से 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे, अगला नंबर किसका है। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय का दावा यह है कि यह फहरिस्त बहुत लंबी है। साथ ही उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया है कि बाकी सांसद बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि अलग ब्लॉक बनाकर काम करेंगे और एनडीए को सपोर्ट करेंगे। असेंबली में 62 अभी हो गया और वहाँ पे 20, अब 18 शायद हो गया। अगर ये उल्टा होता तो आप मान सकते हो तो ये लोग गलत है। कम लोग जब गलत है। पार्लियामेंट में अगर ऐसा होता 8 अपोज करते, 20 रह जाते, फिर आप सोच सकते हो ये लोग गद्दार है, पर्सनल कोई एजेंडा से गया है, कोई ग्रिड से गया है, ग्रीडी है, वो हो सकता है। अगर कम लोग जाते, जब ज़्यादा लोग गया है तो मतलब पार्टी को मानना चाहिए जी इतने लोग कैसे अपोज कर रहे, तो कहीं पे उनका गलती है नहीं। अगर इतने लोग अपोज कर रहे तो कहीं ना कहीं तो उनका गलती है, जो आप मानो या ना मानो तो है ही। अगर जौहर सरकार इस्तीफा दे सकते हैं, अगर सुखेंदु शेखर राय इस्तीफा दे सकते हैं, अगर सुष्मिता देव इस्तीफा दे सकते हैं, तो आप लोग तृणमूल कांग्रेस का सिंबल में जीतकर, ममता दीदी का कैंडिडेट होके जीतकर, तो आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? अगर आपको कुछ कहना है तो भाजपा को हाथ में, स्पॉन्सर्ड बाय भाजपा का नेता का घर जा रहा है, कभी भाजपा का चीफ मिनिस्टर आपका मीटिंग में आ रहा है, तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। आप दोनों बातों को देखेंगे तो दोनों बातें ठीक लगेंगी। जो शताब्दी रॉय कह रही थी वो बात भी ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई इतने ज्यादा अगर विधायक आपसे दूर जा रहे हैं, सांसद आपसे दूर जा रहे हैं, इसका मतलब पार्टी में प्रॉब्लम है और आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, लेकिन सही समय पर आपने सॉल्व नहीं किया और इसलिए आज ये सांसद विधायक बागी हो गए हैं। लेकिन जो टीएमसी के नेता कह रहे थे उस बात में भी दम है कि अब तक तो सत्ता थी आपके हाथ में, तब तक आप सत्ता के साथ चिपके रहे। अब जब सत्ता चली गई हाथ से, तब सारी कमियां आपको दिखाई देने लग गई हैं। लेकिन शालिनी घोष ने तो हैरान कर दिया। बागी सांसदों में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनमें से एक नाम है शालिनी घोष का। बताया जा रहा है कि बागी कैंप में जाने वाली हैं शालिनी घोष भी। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता हैं। वो जाधवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनकी तुलना ममता बनर्जी से की जाती रही। बड़े से बड़े नेता को खरी खरी सुनाने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। शालिनी घोष ने 2021 में औपचारिक रूप से ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन किया था और इसी साल टीएमसी यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। अभिषेक बनर्जी के पास ये पद था और मैं जो सुन रही हूं उनमें तो चर्चा इस बात की हो रही है, अजीत जी, की शालिनी घोष तो उन नेताओं में शामिल थी जिसे बनाने में, बड़ा करने में और उसके बाद पद देने में बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के पास उनका इंटरव्यू लाइन अप कराने में, सब में अभिषेक बनर्जी का वरदहस्त था। बिल्कुल। और अभिषेक बनर्जी आखिरी समय तक नहीं भांप पाए थे कि शालिनी घोष भी जा सकती हैं।
तभी आप देखिए चुनाव हारने के बाद जो बैठक हुई, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ममता बनर्जी ने की और रिजिग किया, उन्होंने अपनी टीम बदली, जिसमें फिर से अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी बनाया और उनकी मदद के लिए डोला सेन और कल्याण उनको डेरेक ओब्रायन को संयुक्त सचिव बना करके, और ये कहा गया कि मदद करेंगे अभिषेक बनर्जी की। उस दिन भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष सयानी घोष को बनाया। उस दिन तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को ये उम्मीद नहीं थी कि सयानी घोष चली जाएंगी, और ये देखिए उनको वो एक तरह से उनको उत्तराधिकारी बनाया गया अभिषेक बनर्जी का, यूथ टीएमसी का। और जाधवपुर सीट जहां से वो जीतती हैं वो ममता बनर्जी की ट्रेडिशनल सीट रही है। ममता बनर्जी ने उस सीट पर सीपीएम के दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को चुनाव हराया था। तो ये हर लिहाज से लग रहा था कि वो एक टीएमसी की नेक्स्ट जनरेशन की लीडर है, और वो इस हद तक गई विरोध करने में, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने में, टीएमसी को डिफेंड करने में, कि किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि इस तरह की स्थिति आ सकती है। दो तीन बातें सर, देखिए ऋतुव्रत बैनर्जी के अपने पॉलिटिकल एम्बिशन थे, समझ में आता है कि उन्होंने पार्टी में इतनी बड़ी टूट कर दी। अगर उनकी भी बात करें, अभी जिनका हम बयान भी चला रहे थे, हाँ, कुणाल घोष की भी बात करें, वो बड़े प्रॉमिसिंग चेहरे हैं ममता बनर्जी के साथ, वो टीएमसी के साथ जुड़े रहे। ये अगर सुष्मिता देव की भी बात करें, सुष्मिता देव के भी अपने सिलचर के एम्बिशन है, सज्जन जी गलत तो नहीं कह रही हूं, उनके भी एम्बिशन है। शाइनी घोष का क्या था? देखिए, साइनी घोष के साथ एक तो है कि ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है, ये लोग वो हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में थी, उसके बाद आपने एक यूथ के तौर पे टीएमसी में ले आए, तो ये लोग हमेशा ट्रांजैक्शनल रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, साइनी घोष के ऊपर तो कोई ये भी नहीं कह सकता है कि ईडी का कोई प्रेशर था या कोई करप्शन का बैकग्राउंड था, कुछ नहीं था इनके पास। फिर भी ये लोग जा रहे हैं, ये साफ दिखलाता है कि क्राइसिस जो टीएमसी की है वो सबसे बड़ी क्या है कि आप केवल सत्ता के साथ लोगों को जोड़ पा रहे थे। आपकी ना तो कोई आइडियोलॉजी थी, ना तो प्रोग्रामेटिक एक्शन था। आप लेफ्ट से तुलना करें, लेफ्ट ने सपोर्ट लूज कर दिया, लेकिन उसके नेता इस तरीके से बिल्कुल जो कहते हैं भरभरा के गायब हो जाना, मैं तो सर ये भी सुन रही हूं कि ममता बनर्जी की भी घर वापसी हो सकती है, ये भी सुबुगाहट है। देखिए, ये जो भी हो, लेकिन अगर आप रेशनली सोचे तो बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन अभी सबसे अच्छा विकल्प यही है कि टीएमसी कांग्रेस में मर्ज कर जाए। अगर टीएमसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो दूसरा कारण यह है कि टीएमसी में ममता जितना भी प्रयास करें, उनका बैकग्राउंड हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हेटेड फिगर अगर आप बंगाल में जनता के नजरिए में देखें, वो है अभिषेक बनर्जी। और ममता बनर्जी जितना प्रयास कर रही हैं टीएमसी के लिए, उसके संगठन के लिए, उसको लोग रीड कर रहे हैं कि ये अपने भाईपों को, अपने भतीजे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वैसी स्थिति में अगर वो एंटिटी पुराने कांग्रेस में चली जाती है 98 से पहले, तो निश्चित तौर पे अभिषेक बनर्जी की सेंट्रलिटी खत्म हो जाएगी और थोड़ा बहुत जो गुडविल बचा हुआ है उसका फायदा कांग्रेस को भी हो जाएगा। और ये भी कहा जाएगा कि अपनी लेगेसी, वो एक जो छोटी धारा थी, इन्होंने बड़े धारे में मिला दी। दूसरा, इनके पास कोई उपाय नहीं है, सब लोग छोड़ के जाते रहेंगे, अंत में ये और इनके भतीजे और एक आध वो लोग जिनका भविष्य नहीं है, बस वही बचे रहेंगे। टीएमसी में बगावत का मुद्दा अब कोर्ट भी पहुंच गया है। टीएमसी में टूट है, बगावत है, तो दूसरी तरफ टीएमसी का कांग्रेस में विलय की बात अभी जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, वही इसी से जुड़ी हुई खबर है। इसकी वजह यह है कि 9 जून को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और अगले दिन 10 जून को अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिले। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बात हुई। हालांकि औपचारिक तौर पर यह नहीं बताया गया कि राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच क्या बात हुई, लेकिन संजय राउत ने कह दिया कि जो नेता कभी कांग्रेस से अलग हुए थे, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, अब उन्हें फिर कांग्रेस से मदद मांगनी पड़ रही है। इसलिए बेहतर तो यह होगा कि वो सारे नेता अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करते। संजय राउत के इस बयान से यह चर्चा शुरू हो गई है कि ममता बनर्जी टीएमसी का विलय कांग्रेस में कर सकती हैं। आज सभी को कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने अपने राज्यों में। अब ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। दो पार्टी, मतलब दूसरे पार्टी है टीएमसी, उनकी नेतागण के साथ, नेत्री हो या नेता हो, हमारे पार्टी की नेता राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, इन लोगों से जान पहचान तो है। राजनीति में जरूर अलग पार्टी के नेता है, फिर भी जान पहचान तो जरूर है। बातचीत कभी नहीं हुआ ऐसा तो नहीं, पहले भी कभी बातचीत होते थे। इंडिया गठबंधन की कभी एक हिस्सा भी रहा करती, तो उन लोगों से तो बातचीत जारी है। ये इंडिया ब्लॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था और उसके बाद थोड़ा फॉलो अप मीटिंग्स वो दोनों पार्टी का हो सकता है और हो रहा है। हमारा लीडर दिल्ली में है
तो अगर कुछ तो होने दीजिए, उसके बाद तो होगा। अभी ममता बनर्जी के पास विकल्प क्या बचा है अजीत जी? देखिए, एक तो पहले बात करें संजय राउत के बयान की, तो संजय राउत के बयान को हम लोग ममता बनर्जी से ज्यादा शरद पवार के कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। शरद पवार भी उसी समय अलग हुए थे जब ममता बनर्जी अलग हुई थी। जब सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी समय शरद पवार ने उनकी नेशनलिटी को चैलेंज किया था उस समय। हालांकि अगले ही साल तालमेल कर लिया कांग्रेस पार्टी से, और 1999 में दोनों पार्टियां सरकार में आई महाराष्ट्र की। तो इनका उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ये बात चल रही है कि शरद पवार की जो पार्टी बटी है उन दोनों का आपस में विलय हो जाए, एनसीपी के दोनों फैक्शंस का, सुनेत्रा पवार और शरद पवार के फैक्शन का, और फिर दोनों तय करें कि एनडीए के साथ रहना है या इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन की तरफ रहना है। हालांकि वो ज्यादा चांसेज ये हैं कि सुनेत्रा पवार अगर लीड करती हैं तो वो एनडीए की तरफ रहेंगे। तो एक सदिच्छा हो सकती है संजय राउत की कि वो दोनों मर्ज कर जाएं और इधर आ जाएं, फिर शिवसेना की अपनी राजनीति चले वहां। एक उनका, और ये मैसेज अपने शिवसेना वालों को भी दे रहे होंगे, एकनाथ शिंदे वालों को भी, छोड़ के गए हो तो हमारी तरफ आओ। अब ममता बनर्जी के विकल्प की अगर बात करें तो अभी जो विकल्प है, एक तो मर्जर की बात है, मर्जर का विकल्प है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी पार्टी के लिए अपनी आइडेंटिटी डायलूट करना। अगर आपने 28 साल एक राजनीति करके अपनी आइडेंटिटी बनाई है तो वो, अब ठीक कह रहे हैं सज्जन जी की, वो बहुत ही दागदार ब्रांड हो गया है वो, और उस दाग हटाना एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, एक बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के सामने। लेकिन विकल्प, अभी जो विकल्प, जिन विकल्पों पर विचार हो रहा है वो ये है कि इंडिया ब्लॉक में ऑफिशियली ममता बनर्जी की एंट्री हो। देखिए, वो बैठक में रही थी लेकिन इंडिया ब्लॉक का ऑफिशियल पार्ट नहीं थी। उन्होंने 2024 का चुनाव साथ में नहीं लड़ा था, वो अकेले लड़ी थी। तो पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी बैठने की व्यवस्था 204 + 29 थी। 204 इंडिया ब्लॉक और 29 ममता बनर्जी। तो ये अगर वो इंडिया ब्लॉक में ऑफिशियली आए और इंडिया ब्लॉक में कोई पद उनको दिया जाए, जैसे पहले कहा गया था कि सोनिया गांधी ने ऑफर किया कि कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना देते हैं, ये हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक का संयोजक बना दिया जाए, इंडिया ब्लॉक में कोई उनको पद दे दिया जाए, कोई जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को भी हो। क्योंकि ममता बनर्जी और कांग्रेस, हम पहले भी आपके साथ बातचीत में हम लोग इस नतीजों के बाद डिस्कस किए थे, एक बड़ा चैलेंज बंगाल में है मुस्लिम वोट का, कि मुस्लिम वोट मुस्लिम पार्टियों की तरफ न चला जाए। नौशाद सिद्दीकी और बदरुद्दीन अजमल और हुमायूं कबीर और ओवैसी की तरफ न चला जाए, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई जब हिंदू वोट दे करके इन लोग को नहीं दे रहा है और हमारे वोट से ये लोग जीत नहीं सकते हैं, तो हम क्यों नहीं मुस्लिम लीडरशिप खड़ा करें। आपको ध्यान है मुस्लिम लीग आजादी के पहले उसका कहां था वर्क, उसका काम तो वहीं था, बंगाल में ही था या संयुक्त प्रांत में था। आज वो चुनौती दोनों के सामने है। आज क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में भी डबल सुनवाई का दिन है, ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर भी, और दूसरा जो सीआईडी का मामला चल रहा है अभिषेक बनर्जी पर, तो नजर हमारी वहां पर भी होगी। बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने के बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। कल कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई राहत नहीं मिली थी। आपको बता दें कि बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन पर लंबित मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कल भोपाल में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसे अपशब्द थे जिसे हम आपको सुना तक नहीं सकते। ये जो इनकी औकात है, ये राजा दिग्विजय सिंह की चप्पल की बराबर नहीं। और जो एक बैन का, नटराजन का जो फॉर्म रिजेक्ट किया, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री नहीं है। ये लड़ाई बड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग, हमारे वरिष्ठ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर हमें कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा। पर अगर न्याय नहीं भी मिलता है तो सड़कों पर आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। और अगर आग नहीं लगा सकते तो राजनीति से संन्यास ले लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई। कांग्रेस के बस की बात, अब सज्जन जी मैं तो ये पूछूंगी कि क्या रह गई है? गाली गलौच इनके बस की बात रह गई है? मीनाक्षी नटराजन का जब फॉर्म सबमिट हो रहा था तो क्या कांग्रेस पार्टी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? मुझे तो शक होता है कि इनके अंदर ही कुछ इनके विरोधी बैठे हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि देश के बड़े बड़े वकील अगर आप देखें वो कांग्रेस पार्टी में हैं,
और जब भी कोई उनके शीर्ष नेता पे किसी तरह की बात आती है, वो रात में सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस करके वहां पे अपनी मामले को लगवा देते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है फॉर्म 26 में कि आप कोई भी फॉर्म दे रहे हैं तो जनता को यह अधिकार है कि उसको सारी जानकारी मिले आपके बारे में, आप कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिमिनल केस क्या है कि तेलंगाना में एक प्राइवेट कंप्लेन इनके खिलाफ था, कोर्ट ने इनको नोटिस भेज दिया, इन्होंने उस नोटिस का जवाब भी दिया। तो सवाल यह है कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, उस बात को नहीं बताई गई। अब इसमें जो कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर और लोग कह रहे हैं कि नहीं वो तो प्राइवेट कंप्लेन था, नोटिस भेजने को कॉग्निजेंस नहीं कहेंगे। तो कानूनी तौर पे अगर आपको इतनी बारीकी में आप जा रहे हैं तो ये बात आप बता देते, क्योंकि उसको मेंशन करने से उनका नामांकन रद्द नहीं होता। रद्द केवल इसलिए हो रहा है कि आपने मेंशन नहीं किया। प्राइवेट कंप्लेन है, कोई भी कर सकता है। तो सवाल है कि एक तो लापरवाही बदली गई। दिग्गी राजा कोई खेल कर गए क्या? दिग्गी राजा खेल कर गए हैं या तेलंगाना से एक छोटा सा मसला जो दबा हुआ था वो उतने बारीकी से आ गया, तो निश्चित तौर पे एक इंटरनल सैबोटेज का भी मामला लग रहा है इस मामले में। और कांग्रेस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अक्सर वो चुनाव हारने में जो उनकी एक्सपर्टीज है, और यहां पे चुनाव तो खोने वाली बात है। अब इसमें कानूनी क्या मामला है नहीं है तो इसको आप कानूनी तरीके से करें। ये गाली गलौज वाली जो संस्कृति है ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि जब आपको मेहनत करना था, जब आपको सुचारू रूप से बिल्कुल मुस्तैद रहना था, उस समय आपने कैजुअली कर दिया कि हमारे पास विधायक हैं, हो जाएगा, 63 विधायक हैं, 58 पे हो जाता है कोटा। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि वो मामला मेंशन कर देने से कोई घाटा नहीं था तो किया क्यों नहीं गया? वो लीगल टीम कहां थी? ये बड़े बड़े लॉयर किस लिए हैं? केवल टॉप लीडरशिप को बचाने के लिए? अच्छा, मीनाक्षी नटराजन की नॉमिनेशन रद्द होने और टीएमसी के राजनीतिक संकट के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। नई दिल्ली के इंदिरा भवन में एआईसीसी महासचिवों, प्रभारियों, पीसीसी अध्यक्षों की एक बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की जाएगी। तो मसले बहुत सारे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे इंटरनल सबोटाज की बात अभी सज्जन जी जो कह रहे थे, इधर युद्ध की परिस्थिति अलग बनी हुई है, महंगाई का भी मसला है। इस महामंथन में आपको वो पॉइंट कौन सा लग रहा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? नहीं, कांग्रेस की बैठक में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो अभी मीनाक्षी नटराजन का ही होगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव कैसे जीते हैं, वहां भी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय परिमल नाथवानी को समर्थन दिया हुआ है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष, इन सब पर तो चर्चा होगी। नहीं, इन सब पर भी चर्चा होगी, लेकिन जो आपने कहा इमीडिएट क्या चीजें हैं, अभी जैसे इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है तो जितनी बातें अभी जो देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई है, SIR का मामला है, परीक्षा नीट और CBSE वाले मामले हैं, इन सब पर एक प्रस्ताव इंडिया ब्लॉक में पास किया जा चुका है। और वो सब प्रस्ताव बड़े ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करने वाले हैं कि एक तो चिट्ठी लिखी जाएगी चीफ जस्टिस को, एक सरकार को कहा जाएगा कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, और एक इस्तीफा मांगा जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का। मतलब कहीं सड़क पर नहीं उतरना है अपोजिशन को। किसी नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल हो गए, तो इधर कांग्रेस पार्टी के क्या हाल हुए? वही ड्राइंग रूम में बैठ करके वो चिट्ठी लिखनी है और मैसेज करना है और ट्विटर पर इस्तीफा मांगना है, ये सब चीजें ये लोग तय कर चुके हैं। तो आज की बैठक में अब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के जो चर्चा होगी सो जो होगी, इमीडिएट जो चीजें हैं, जो तय किया गया है कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायक जो हैं वो राष्ट्रपति से समय मांगेंगे, राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। झारखंड में जो एक सीट आ सकती है, जो हेमंत सोरेन ने कृपा करके आपको दी है सीट, वो कैसे सीट लूज न करें, एक वो चिंता है। और ये मध्य प्रदेश की सीट कैसे बचाएं मीनाक्षी नटराजन वाली, ये कोर मुद्दा होगा। ममता बनर्जी वाले मुद्दे की भी चर्चा होगी कि इंडिया ब्लॉक में आए, मर्जर हो, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाए और उनके आने से क्या फायदा घाटा है, ये सब चीजें मुख्य हैं। लेकिन हमको लगता है कि दोनों राज्यसभा की सीटें बीजेपी, कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि 2 एडिशनल सीट उसको मिल जाएगी। मतलब एक मिल गई तमिलनाडु से, वो टीवीके की कृपा से प्रवीण चक्रवर्ती को सीट मिल गई, दूसरी आपको मिल जाती वहां प्रणव झा को दिया है अपने झारखंड में, लेकिन आप एक सीट लूज कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये चिंता है। और चूंकि कांग्रेस ज्यादा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा में विश्वास रखती है, तो हो सकता है ये भी प्रायोरिटी हो जाए कि 12 साल कैसे बदहाल रहा है देश। चूंकि अभी सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कांग्रेस को एक दूसरा नैरेटिव लाना है, तो हो सकता है कि रियल मुद्दों से हटके वो एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव में चले जाए। जो दिखाई दे रहा है, मैं तो वो कह रही हूँ कि इधर नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल हो गए, इधर टीएमसी का हाल देखे, कांग्रेस पार्टी का हाल देखे, उधर शिवसेना का हाल देखे, शरद पवार का हाल देखे, कांग्रेस एक एनजीओ है। देखिए, कांग्रेस एक एनजीओ है आज के डेट में, वो एक इश्यू लेके उस पर लगी रहती है। जनता से फीडबैक लेके अगर काम करना होता तो ये कई जगह जीतने वाला चुनाव जो हारने का रिकॉर्ड कांग्रेस का भी दिख रहा है। सीधी सी बात है कि मुद्दों से हटके वो एक अपनी लाइन लेते हैं।
देखते हैं आज राहुल गांधी अपना क्या पर्चा निकालते हैं। बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक फैसले की कर लेते हैं जिस पर सियासत होनी तय है। मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं को बड़ी राहत दी। मोहन यादव सरकार ने 23 साल पुराने 2 चाइल्ड नियम को समाप्त करने का फैसला लिया। अब 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर सरकारी नौकरी पाने की रोक नहीं रहेगी। 2001 में दिग्विजय सिंह की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लागू किया था। मोहन यादव सरकार ने कहा है कि नए नियमों का मसौदा तैयार कर सार्वजनिक सुझावों के लिए रखा जाएगा और अंतिम अधिसूचना जारी होने तक 2 बच्चे की बाध्यता को लागू नहीं किया जाएगा। इसे कैसे देखें अजीत जी? देखिए ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक सिंपल मध्य प्रदेश के इसको आईने में मत देखिए। हम लोग पूरे साउथ में चारों राज्यों ने ये नियम किया। आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले ये नियम हटाया। वहाँ नियम था कि आप लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो इस नियम को उन्होंने हटा दिया चंद्रबाबू नायडू ने। फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों राज्यों ने बल्कि इंसेंटिव्स दिए हैं तीसरे बच्चे के लिए और चौथे बच्चे के लिए भी इंसेंटिव दिया है। तो ये तो पहले साउथ में जो शुरू हुआ है, अभी मध्य प्रदेश ने किया ये एक। और अगर जनसंख्या का अनुपात देखें तो साउथ के मुकाबले नॉर्थ का वैसे ही ज्यादा है। लेकिन अभी वो मामला नहीं है, अभी पूरे देश का मामला है ये। अभी एक इकोनॉमिस्ट की पिछले महीने की रिपोर्ट है, बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, जिसने कहा है कि 2060 तक भारत की आबादी जो है बढ़ करके 165 करोड़ होगी, लेकिन उसके बाद इतनी तेजी से गिरेगी कि हम लोगों 100 करोड़ पे आ जाएगी, 100 करोड़ के नीचे आ जाएगी 2100 में। 2100 तक जाकर के जब चाइना की आबादी भी 100 करोड़ से नीचे आएगी, 95 करोड़ के आसपास होगी, उस समय भारत की आबादी भी गिर करके आबादी ज्यादा हो जाएगी। इसमें देखिए जो 2.1 होता है TFR कि एक महिला कितने बच्चों को, उससे क्या होता है रिप्लेसमेंट कि आपकी डेमोग्राफी जो है जनसंख्या वो उसका संतुलन रहेगा। इंडिया का एवरेज ऑलरेडी कम है 1.9, मतलब आप घटने जा रहे हैं। कुछ राज्य जो है हिंदी पट्टी के, उनका चूंकि लेट ट्रांजिशन शुरू हुआ, उन्होंने लेट अपनी जनसंख्या बढ़ानी शुरू की। साउथ वालों ने पहले बढ़ा लिया था, लेकिन दिल्ली का TFR आपको पता है कितना है? 1.3, 2.1 चाहिए। हिमाचल और उत्तराखंड ऑलरेडी फर्टिलिटी रेट जो है इनकी कम हो चुकी है, रिप्लेसमेंट से कम है। वैसे स्थिति में क्या है कि इंडिया एज ए होल, जिसको आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो कम होने वाला है। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन बॉम्ब का एक मिस्टेकन थियरी 1950 से चल रहा है, खिला नहीं पाएंगे। उसके चक्कर में आपने ये फॉल्टी पॉलिसी लाया क्योंकि आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। अब स्थिति क्या है, साउथ में अगर नॉर्थ के लोग माइग्रेट नहीं करें, हिंदी पट्टी के लोग नहीं करें, तो उनकी इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू क्रिएशन है, वो प्रभावित होगा। अगर वो स्थिति नॉर्थ की भी होने लगे तो फिर देश उससे प्रभावित। ऐसी स्थिति में ये इंसेंटिव चंद्रबाबू नायडू ने तो 30,000 दिया है, घोषणा की है, 95,000 रुपए। हाँ, और चौथे कर रहे हैं 4 बच्चे के ऊपर। तो इसमें एक दूसरा बहस अलग है कि महिलाओं से भी आप पूछिए, लेकिन सवाल ये है कि जो डेमोग्राफी है, जो आपकी इकोनॉमी है, उसमें एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और वर्किंग पॉपुलेशन घटती जाएगी। ये देश के लिए ऑलरेडी जो ट्रांजिशन आपका विजन विकसित भारत से लेकर तमाम है, उसके लिए चुनौती है। तो उसमें मोहन यादव का जो पहल है वो राष्ट्रीय, अगर आप आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें, वो बहुत ही सही समय पे सही कदम है। चाइना भी उठा रहा है इसको, वहां तो काफी ज्यादा उन्होंने जो चलाया था 1 चाइल्ड पॉलिसी, अब जाके वहां पे ज्यादा बच्चे अच्छे हैं नहीं, कुछ अब हम लोग को ना जनसंख्या नीति राज्यवार बनानी होगी। जैसे बिहार में जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट 2.1% से ज्यादा है। तो इन राज्यों की अलग पॉलिसी हो, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे पॉलिसी अलग हो, मध्य प्रदेश की, और जब बंगाल जैसे स्टेट में 1.9 है, तो ऐसे स्टेट्स में जहां कम हो गया रिप्लेसमेंट रेट, वहां पॉलिसी अलग करिए। के हिसाब से ये फैसला भी आप लोगों को सही दिखाई दे रहा है।